बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे महफूज होंगे। और जनाब आप देखिए कि तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। पहले आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में देखा फ़र्क, और अब आप लोड शेडिंग की सूरत में भी देख रहे हैं। पीक आवर्स में जो लोड शेडिंग है वो हमें 2.25 घंटे की बताई गई है। ऑफ पीक में पता नहीं क्या सूरत हाल होती है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग मुतासिर हो रहे हैं। तो आपको बताते चले कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो है क्या। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात में अहम पेशरत हो रही है और इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए थे। मगर अब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दौर आइंदा 2 रोज़ में पाकिस्तान में हो सकता है, जिसका इशारा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद दे चुके हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप वहीं रहें क्योंकि अगले 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है और हम पाकिस्तान जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की और कहा कि फील्ड मार्शल लाजवाब इंसान है। सहाफ़ी से गुफ्तगू में ट्रंप ने वाज़ेह किया कि क्या आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान जाने पर ज़्यादा माइल क्यों हैं, क्योंकि फील्ड मार्शल अच्छा काम कर रहे हैं। और ट्रंप ने मज़ीद कहा कि हम ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। दूसरी जानिब अमरीकी और बरतानवी खबर एजेंसियों ने दावा किया है कि मुज़ाकरात जुमेरात को हो सकते हैं। ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि अमरीका और ईरान एक और बराह रास्त मुज़ाकराती दौर पर गौर कर रहे हैं। और रॉयटर्स ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के माबैन ये जो वफूद हैं, उनके मुज़ाकराती वफूद इस हफ्ते दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। और ईरानी खबर एजेंसी ने भी तेहरान और इस्लामाबाद में पैगामात के तबादले की तस्दीक करते हुए ये कहा है कि अभी मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बारे में कोई हतमी बात तय नहीं हुई। उधर अमरीकी सदर ने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा है कि ईरान के साथ जंग ख़त्म होने के करीब है। मैं मुदाखलत ना करता तो ईरान के पास एटम बम होता। मैं ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूँगा। ईरान किसी भी तरह मुआहिदा करना चाहता है और ईरान को तामीर-ए-नौ के लिए 20 साल दरकार होंगे। और ये सारी सिचुएशन है जिस पर हमने बात करी है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? हाउ आर यू? गुड अल्हम्दुलिल्लाह। जौहर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं और वी वर एक्सपेक्टिंग कि इस्लामाबाद टॉक्स जो हैं उनका 2.0 होगा, यानी वो दोबारा से एक और सेशन होगा, तो अब तो बिल्कुल बाकायदा तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी इंदिया दिया जा रहा है, ईरान की तरफ से भी यही खबरें सामने आ रही है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात दोबारा होने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? जी, सूरत हाल तो उम्मीद अफजा है, लेकिन बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आया है कि 2 दिन में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। देखें, जब पिछला राउंड हुआ था तो उसमें भी जाहिर है काफी पेशरफ्त हुई थी। बहुत से मामलात पे तकरीबन इत्तफाक हो गया था। 2-3 मामलात ऐसे थे जिन पे नहीं हुआ था। उसमें सर फहरिस्त ये न्यूक्लियर इशू था जिस पे अभी तक उनके माबैन इख्तिलाफात मौजूद हैं। फिर ये अपनाए हुर्मुज़ का मामला था, और मैंने ये कुछ दिन पहले कहा भी था कि ये ज्यादा न्यूक्लियर इशू ही सबसे ज्यादा जो है ना स्टिकिंग पॉइंट होगा। तो अभी जो है सिचुएशन ये है कि देखिए, अपनाए हुर्मुज़ वाला जो मामला है उस पे क्योंकि ईरान ये समझ रहा था कि उनको बहुत ही ज्यादा लेवरेज है और वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूक्लियर इशू पे भी कंसेशंस लेने के लिए, तो उस पे अमेरिका ने ये किया, वो ब्लॉकेड कर दिया। तो उस ब्लॉकेड से उनकी वो जो कुछ लेवरेज तो न्यूट्रलाइज हो गई है। अभी वो ब्लॉकेड ऑलरेडी इस वक्त शुरू हो चुका है, बल्कि इतलात की हैं कि कल काफी कुछ 7-8 जो वेसल्स हैं, जो टैंकर्स और दूसरी जो सी वेसल्स हैं, उन्होंने वापस किए। पूछना चाह रहा था मैं कि ये जो ब्लॉकेड है कितना इफेक्टिव आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने 7-8 का जिक्र किया। जो तस्दीक हो रही है वो 4 वेसल्स की हो रही है, और उनमें से चाइनीज़ वेसल्स भी जो है बताए जा रहे हैं कि वो भी थे जो ईरानी पोर्ट से नहीं आ रहे थे। 2 ईरानी पोर्ट तक गए हैं, वहाँ से वापस आए हैं, और 2 उसके अलावा दीगर रीजनल जो है ममालिक के पोर्ट्स पर गए हैं और वहाँ से वापस आए। तो अभी आप सूरत हाल देख रहे हैं, कितना इफेक्टिव है जो ब्लॉकेड किया गया? देखिए, जाहिर है कि इसको उन्होंने अभी अपने जो शिप्स मूव किए हैं, यूएस ने वो अभी तो कुछ ही किए हैं वहां पे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा भी मूव कर सकते हैं। अगर इसको और वो ज्यादा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना चाहें तो उनके पास कैपेसिटी है इसकी। लेकिन साथ ही साथ ये कि इसमें थोड़े से जो कुछ हसास मामलात भी हैं, क्योंकि देखें, ईरान की ज्यादातर ट्रेड किससे है? चीन से है। उनका अभी जो इस वक्त भी तेल जो है ना, जो वाटर्स में है, वो 150 मिलियन बैरल्स है, और वो 98% के करीब वो चीन के लिए बाउंड है। तो उसको भी अमेरिकन जो है रोक सकते हैं, वो काफी सारा उसी रीजन में है। लेकिन उससे मसला ये हो सकता है कि अगर चीन को वो तेल रोका गया, या लेट्स से कि चीन के कोई शिप्स उन्होंने जब ज्यादा रोकने शुरू किए
क्योंकि ईरान की ट्रेड जो सी अपनी ऑयल के अलावा बाकी ट्रेड भी ज्यादातर चीन के साथ है, तो वो फिर उसमें कोई फ्रिक्शन भी आ सकती है। तो इसलिए जाहिर है कि ये जो है ना, अगर ये लंबे अरसे तक रहती है तो उसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन इसका जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है वो मैं ही समझता हूँ कि इसकी जो जरूरत उनको इसलिए महसूस हुई कि उनको लगा कि उनको अपनी बार्गेनिंग पोजीशन मजीद थोड़ी बेहतर बनाने की जरूरत है। अच्छा। तो ये जो वक्फा हुआ है, ये जो इंटररेगनम हुआ है, इसमें वो दोनों जो है अपनी जाहिर है कि वो बार्गेनिंग पोजीशन को मजीद एक तो वाज़ेह करना चाहते हैं और साथ ही साथ जाहिर है एनहांस करना चाहते हैं। उसमें अमेरिका ने ये जो है एक जाहिर है कि एक इनिशिएटिव लिया है और मैं समझता हूँ कि इससे फर्क पड़ा भी है और पड़ेगा भी आगे। अब तो उस लिहाज से जो है ना इस वक्त तो बड़ी अच्छी एक बड़ा सैंग्विन सिनेरियो है। लेकिन देखें इस तरह के मामलात जब तक एक चीज हो ना जाए, यू कांट टेक इट एज अ डन डील। उसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप वाली बात है। You're right. अच्छा जौहर साहब, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन थोड़ी मजबूत भी करना चाह रहे थे, दूसरा जो दोनों फरीकैन ने इस्लामाबाद टॉक से बाद जो बयानात सामने आए उनमें कहीं ना कहीं इंदिया ज़रूर दिया गया कि ऑलमोस्ट सब कुछ डिसाइड हो चुका था और फिर एंड पर आकर जो है वो बात नहीं बन सकी और कोई नतीजा नहीं निकल सका उन मुज़ाकरात का। अब आपको लगता है कि ऑलरेडी चीज़ें कुछ ना कुछ डिसाइड हो चुकी हैं बैक एंड पर, क्योंकि बैकडोर डिप्लोमेसी तो साथ साथ चल ही रही है, अब इन मुज़ाकरात में कुछ ना कुछ फाइनल जो शक्ल है वो सामने आ जाएगी और हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये जो सीज फायर है ये परमानेंट हो जाएगा? जी बिल्कुल, बहुत अहम नुक्ता है आपका। देखिए होता क्या है कि एक तो ये जब मुज़ाकरात हुए उसमें खासी पेशरफ्त हुई, बल्कि उससे पहले भी हो रहे थे, ये तो डायरेक्ट हुए हैं ना, उनके ऑलमोस्ट निस्फ सदी के बाद फेस टू फेस हुए हैं इस लेवल पे। लेकिन उससे पहले भी पाकिस्तान के थ्रू तो बातचीत चल रही थी ऑलरेडी, उसमें कई चीजें तय हो रही थी। और अभी जो ये मुज़ाकरात हैं इसमें मजीद कोई बड़े 3-4 अहम पॉइंट जो है वो भी आपस में तो ऑलमोस्ट एग्री हो गए थे उसके ऊपर। क्योंकि देखें एक पहले तो 15 पॉइंट्स उनकी तरफ से थे, 6 पॉइंट्स उनकी तरफ से थे, फिर उनको नैरो डाउन करके एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया 10 पॉइंट्स का। तो उसमें भी 10 पॉइंट्स में तकरीबन जो असल पॉइंट्स थे, जो कंटेंशन थी जहां पे, वो 5-6 पॉइंट्स थे। उनमें भी समझ लें आपके 3-4 पे तकरीबन इत्तेफाक हो गया। आखिर में सिर्फ 2 के करीब 2 या मैक्सिमम 3 पॉइंट्स थे जिसपे अभी मसाइल थे। लेकिन होता क्या है कि इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में देखिए असूल क्या होता है, उसमें असूल ये होता है कि नथिंग इज एग्रीड अंटिल एवरीथिंग इज एग्रीड। तो वो जब तक एक सारी चीजें एग्री ना हो जाए वो एक मुआहदा नहीं बनता। अच्छा, उसमें एक चीज और भी पॉसिबिलिटी है। देखिए आगे 2 सिनेरियोज बन सकते हैं। अगर इंशाल्लाह इस्लामाबाद वाले राउंड दोबारा से होता है जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंदिया दिया, और कि ईरानियों ने भी कहा है कि उन्होंने कहा पैगामात अभी ज़ाहिरा इस वक्त पाकिस्तान के थ्रू एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हतमी फैसला नहीं हुआ। ईरान ने तो ये कहा है ना, लेकिन लेट्स से कि इंशाल्लाह मुज़ाकरात होते हैं। अच्छा, उसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि सारी चीजों पे तस्वीर हो जाए और चलें जी एक अकॉर्ड हो जाए, इस्लामाबाद अकॉर्ड जिस तरह उसका नाम पहले भी तजवीज किया गया था। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि सारी चीजों पे इत्तेफाक ना हो, लेकिन फिर वो ये कर दें कि उसको प्रोसेस को जो है ना, ये प्रोसेस है इसको एक किस्म का स्ट्रक्चर कर दें कि जी ठीक है ये प्रोसेस अभी चलेगा, सीज फायर भी उसके साथ ही साथ इंडेफिनेटली चलेगी, इसके मजीद राउंड्स होंगे। अगर वो भी हो जाए, लेकिन आइडियल तो ये होगा कि ठीक है जी सारा कुछ सेटल हो जाए, उस पर एक अकॉर्ड हो जाए, साइन हो जाए जो भी एग्रीमेंट है। लेकिन अगर वो नहीं भी हो सकता, तो अगर ये भी एग्री हो जाए कि जी उस राउंड के बाद कि जी आपस में एक सब स्ट्रक्चर डायलॉग शुरू हो जाएगा और ये सीज फायर जो है तब तक चलेगी, तो मेरा ख्याल है कि वो भी एक अच्छा जो है ना एक बैकअप होगा। इस पर तो हम सभी ऊपर उम्मीद हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया पर उम्मीद है कि किसी न किसी तरह से ये ऊंट किसी करवट बैठ जाए। लेकिन फरीकैन की पोजीशंस क्या देख रहे हैं आप? अमेरिका की क्या पोजीशन है इस वक्त और ईरान की क्या पोजीशन है? किस पर उसको लेवरेज इस वक्त हासिल है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की अगर बात कर रहे थे आप, एक तो वो बात हो गई। इसके अलावा ईरान के पास क्या है जिस पर वो अमेरिका को टेबल पर ला सकता है? देखिए ईरान के पास बिल्कुल अपनाए हॉर्मज़ उनके पास सबसे अहम था इस वक्त। दूसरा उनके पास ये है कि उन्होंने ये शो कर दिया कि वो इसको लंबे अरसे तक जारी रख सकते हैं अपनी रिटेलिएशन जो है। और जाहिर उसका क्या वो कॉस्ट क्या है उसका अमेरिका के लिए? कॉस्ट है इकोनॉमिक, एक तो इकोनॉमिक कॉस्ट है, दूसरा ये कैपेसिटी है कि जी वो हिट कर सकते हैं गल्फ कंट्रीज को। तो जाहिर है कि जो उन्होंने करके भी दिखाया इस वक्त, कुछ इसराइल को भी कर सकते हैं मिसाइल्स के जरिए। उनके पास रिटेलिएशन तो एक ही है ना, प्रोजेक्टाइल्स मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं, लेकिन और उसमें भी जाहिर है 90-95% तो वो रोक लेते हैं, लेकिन जो 5% नहीं रोक पाते उनके जो सिस्टम्स हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं या एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, तो वो भी खासा नुकसान पहुंचाते हैं।
तो उनकी लेवरेज यही है, एक तो अपना हुर्मुज़ है और दूसरा वो जो रिटेलिएशन है। लेकिन मेरा ख्याल है अमेरिका के पास जो इसके बाद वो प्लान कर रहे थे कि अगर नहीं मानेंगे तो फिर वो मैसिव बॉम्बिंग करके बहुत सारी चीजें इनकी तबाह कर देंगे, जो पावर प्लांट्स और फिर उसके बाद डिसैलिनेशन प्लांट्स और बहुत ही ज्यादा फिर, तो वो कोई अच्छा सिनेरियो नहीं था। वन कंट्रोल्ड एस्केलेशन मैं समझता हूँ दोनों के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, दोनों को ये सूट करता है कि ऑफ रैम्प जाए, ये जंग खत्म हो, लीजिए ममालिक को भी सूट करता है। किसको सूट नहीं करता? इजराइल को। इजराइल को, अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इजराइल में अभी भी एक सर्वे आया है, वहां पे 61% लोग 61% अभी तक इस सीजफायर के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि ये जंग जो है ये बिल्कुल मंतकी इंजाम तक पहुंचे, ताकि ईरान को, क्योंकि उनको तो ये बताया गया था कि ईरान को बिल्कुल हम इस बार जो है ना एक किस्म का जो है ना ये सारा इस बार ऐसा सोल्यूशन करेंगे कि परमानेंट होगा, दोबारा कभी ईरान। अच्छा, वैसे इसराइल की भी पोजीशन जो है वो भी आपके सामने ही है, अगर उसे खतरा हो तो वो तो चाहेगा कि जंग जारी रहे। बिल्कुल वो चाहते हैं। दूसरा वो लेबनान पे देखें ना, वो नहीं रुके अभी भी लेबनान पे। वो चाहते हैं कि इस अरसे को इस्तेमाल करें और लेबनान पे भी जो है ना इतना ज्यादा प्रेशर डालें कि वो उनके वहां पे उनका मुतमईन नजर क्या है, वो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। वो चाहते हैं कि जी हिजबुल्लाह डिसार्म हो वहां पे, क्योंकि उनसे असला ले लिया जाए। अब वो कैपेसिटी लेबनान, वो जो लेबनान की हुकूमत की तो है नहीं, फिर भी मुज़ाकरात तो चल रहे हैं इस वक्त उनके इजराइल के। अपना पहली बार 93 के बाद पहली बार मुज़ाकरात अब लेबनीज गवर्नमेंट में और इजराइल के डायरेक्ट हो रहे हैं, जो अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट करवा रहा है इस वक्त। तो वो भी एक मसला है उनके लिए। तो मैं समझता हूँ कि इजराइलीज अभी तक जो है ना वो इंटरेस्टेड है कि जंग ना रुके, क्योंकि नेतन्याहू को सियासी तौर पे भी सूट नहीं करता, लेकिन बाकी ईरान को भी सूट करता है, लीजिए ममालिक को भी सूट करता है और अमेरिका को भी सूट करता है। आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा जॉर्ज साहब, जिस तरीके से भी हम पाकिस्तान के रोल की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, इज इस्लामाबाद गोइंग टू बी द न्यू जिनीवा फॉर टफ नेगोशिएशंस? और दूसरा ये कि हाउ डू यू सी कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस टफ टाइम में, इस क्रूशल टाइम में ये जो नेगोशिएशंस कराई या टेबल टॉक के लिए दोनों फरीकैन को आमादा किया, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ने एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है क्राइसिस डिप्लोमेसी का, और इसकी वजह से और कहीं तकलीफ हो ना हो, हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और अगर ये दूसरा दौर भी कामयाबी से पाकिस्तान इसका इनकाद करा लेता है, दोनों फरीकैन को बिठा लेता है, तो फिर उसके बाद क्या हमारे पड़ोसी मुल्क की सूरत हाल होने वाली है? जी आपने सही कहा, बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान ने ये जो डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू किया, ये तो एक मैसिव ब्रेक थ्रू था, तारीखी एक ब्रेक थ्रू था जिसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, सितारिश उसकी हुई, बहुत तौसीफ हुई पूरी दुनिया में। और उससे पाकिस्तान की एक जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल है, एक स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, वो बहुत ज्यादा नुमायां हुई है पहले से भी। अब हिंदुस्तान की आपने बात की, बिल्कुल हिंदुस्तान तो बहुत सालों से कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में डाले, लेकिन वो जो गड़ा खोद रहे थे पाकिस्तान के लिए उसमें खुद गिर गए हैं। इस वक्त वो खुद डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है। उन्होंने कोशिश की, वो सफारती जो शरंगेजी की, वो जो बयानात उनकी तरफ से आए बहुत ही तहजीब से गिरे हुए। एक बयान रात में भी, कल रात भी हमने देखा कि 7:30 बजे के करीब जो है नरेंद्र मोदी की जानिब से आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त से मेरी बात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बात हुई है, तो उसमें बायलैटरल जो हमारे रिलेशनशिप है उनको आगे बढ़ाने की बात की, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हर एस्पेक्ट में उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भी कोई प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है अमेरिका पर कि वो उधर इंडिया पर भी थोड़ी तवज्जो दे? जी हाँ, प्रेशर से ज्यादा ही है कि वो अपनी कुछ रेलेवेंस रखना चाहते हैं, वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो है ना हम भी पड़े हैं राहों में वाली बात है कि जी हम मतलब हम भी हैं, अभी बिल्कुल अब खत्म नहीं हो गए। तो वो थोड़ी सी अपनी सिग्निफिकेंस जो सी है ना वो बावर कराना चाह रहे हैं दुनिया को, क्योंकि फिलहाल तो बिल्कुल ही उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है ना। तो इसलिए जो है देखिए, लेकिन एक चीज हमें उसका बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि जो इंडिया और यूएस रिलेशंस हैं उनके फंडामेंटल्स जो है ना वो इंटैक्ट तो है, उसमें तो कोई शक नहीं है। उनके कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इकट्ठे हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इकट्ठे हैं, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम तो नहीं कहते कि उनके आपस के ताल्लुकात खराब और अब वाली सिचुएशन में तो हमें बिल्कुल नहीं पड़ता। जौहर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, जिस तरीके से हम तैयार हैं एक और दौर के लिए, पीस टॉक्स के लिए, इस्लामाबाद टॉक्स के लिए, वज़ीर आज़म साहब जिस तरह से दौरे कर रहे हैं, सऊदी अरब, फिर जुमे को तुर्की, फिर कतर जाएंगे, ये जो उनके दौरे हैं इस मीटिंग से पहले जो दोनों फरीकैन की है या इस्लामाबाद टॉक्स है, उससे पहले कितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं? जी बहुत अहम है। देखिए सऊदी अरब तो एक जो है ना सिर्फ ये कि उनके साथ हमारे ब्रादराना ताल्लुकात हैं बहुत ही नजदीक तरीन, वो जीसीसी कंट्रीज में लीडिंग रोल प्ले करता है। ये सारे जो हैं जितने भी यूएई, बहरीन,
कतर, कुवैत वगैरह, ओमान, इन सारे मुल्कों में वो एक किस्म का लीड करता है जीसीसी को। तो जब आप उनसे बात करते हैं तो समझ लें आप सारे जीसीसी एक से एक लिहाज से बात कर रहे हैं। अच्छा, तुर्किया ने इसमें बड़ा रोल अहम प्ले किया। तुर्किया भी उन मुल्कों में से आता था जिसको ये तीनों मुल्क, जो तीनों फ्रीक आप कह सकते हैं, जिसमें कि एक तरफ खलीजी ममालिक हैं, फिर अमेरिका और फिर ईरान, तो ये जो है तीनों इत्मीनाद करते हैं तुर्किया पे भी, और उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी होता है ऐसे मौके पे कि आपकी जो सारी सपोर्ट है, और फिर सऊदी अरब को तो साथ रखना और उनसे वो कंसल्टेशंस, वो बहुत अहम होता है। और इसी तरह मैं समझता हूँ चीन का रोल भी बहुत अहम इसमें रहा है। चीन ने पाकिस्तान की तायद भी रखी है बहुत ज्यादा, और सपोर्ट भी किया, और अभी भी आगे भी चीन का रोल अहम होगा मैं समझता हूँ। तो बिल्कुल पाकिस्तान को देखें डिप्लोमेटिकली, फिर आपको जो है ना ये एक किस्म की जो शटल डिप्लोमेसी है वो साथ साथ करनी पड़ती है, ताकि सारे ये जो अहम तरीन मुल्क हैं इस मामले में उनको फिर साथ लेके चले। बिल्कुल ठीक। जौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जैसा कि जौहर साहब बता रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान शटल डिप्लोमेसी में फिर एक दफ़ा फिर मरकज़ निगाह है। ऑल आइज़ आर ऑन पाकिस्तान एंड वी आर मेकिंग श्योर कि पीस किसी भी तरह से मुमकिन बनाया जा सके। तो जो लोग इस पर तनकीद कर रहे थे कि पहले राउंड के बाद अब कुछ भी नहीं होगा, वो अपना सा मुँह लेकर बैठ गए हैं। अब दूसरा राउंड होने वाला है, देखिए उसमें क्या होता है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, आगाज़ में बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात अली आपने की थी, उसको हम थोड़ा सा मजीद बात उस पर करते हैं क्योंकि ज़रूरी है। जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बायस मुल्क में ऑलरेडी एक एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, अब वो शिद्दत इख्तियार कर गया है, और इसके साथ साथ बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो बढ़ने से लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 16 घंटे तक जा पहुंचा है। शहरी इलाकों में 8 और देहात में 10 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है, और इस मौसम में ये इंतहाई ख़तरनाक लोड शेडिंग है क्योंकि गर्मी दिन के औकात में बहुत ज़्यादा है। पावर डिवीजन ने पीक आवर्स में रोज़ाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया है, और जो तर्जुमान है पावर डिवीजन के, उनके अकॉर्डिंग शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक रोज़ाना तकरीबन 2 घंटे 25 मिनट की लोड मैनेजमेंट की जाएगी। और इन इक़दामात से उनका ये कहना है कि फ़ी यूनिट तकरीबन 3 रुपये इजाफे को रोका जा सकेगा। और ज़रा ये भी कह रहे हैं कि दरामदी गैस से चलने वाले जो पावर प्लांट्स हैं उनसे तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली की पैदावार सिस्टम से आउट हो गई है, और महंगे फर्नेस ऑयल वाले पावर प्लांट से भी बिजली की पैदावार बंद है। तरसीली जो कंपनीज़ हैं उनको मुख्तस कोटे से जो बिजली की फराहमी है वो तकरीबन निस्फ कर दी गई है। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि हुकूमत की पीक रिलीफ स्ट्रेटजी के तहत जुलाई से फरवरी तक बिजली सार्फिन को 46 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया गया है। अलबत्ता वो रिलीफ जो फराहम किया गया है, लेकिन इस वक्त आवाम को रिलीफ की सख्त ज़रूरत है क्योंकि इस मौसम में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग बड़ी ख़तरनाक भी है और बर्दाश्त भी नहीं होती है। 2.25 घंटे तो कहा जा रहा है ना, आप देखें कि हर घंटे के बाद 1 घंटा बिजली आ रही है, जा रही है। ठीक है, तवानाई बहरान मौजूद है, लेकिन आपके पास एक सेटअप यहाँ पर है सोलर पैनल्स वाला, और उस सेटअप पे अगर सब लोग मुंतकिल हो रहे हैं तो मेरा ख्याल है इनको भी मुंतकिल हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट को भी हेल्प करना चाहिए ना, जिस तरीके से ऑलरेडी कुछ चल रही है स्कीम। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बच्चों के ना एनुअल एग्जाम्स चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो देखते हैं, होपफुली इस मामले में कुछ बेहतरी आएगी। बिल्कुल। और अब सेगमेंट शामिल करते हैं एक्सप्रेसो किताब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की किताब है, उसका नाम है द सिल्क रोड। और ये किताब जो है ये हालिया इस वक्त जो मंजरनामा है दुनिया का, उसके हवाले से इस पर बात की जा सकती है क्योंकि इसका आइडिया जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हालिया जो मंजरनामा है जिसमें ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग, मिडल ईस्ट और ये तमाम जो खिता मुतासिर हुआ है, इसको अभी किसी एक और ज़ाविये से ज़रा देखने की कोशिश कीजिए, और स्पेशली उस ज़ाविये से जिस ज़ाविये से द सिल्क रोड आपको दिखाती है। द सिल्क रोड जो बुक है, इसका जो बहुत ही बुनियादी तरीन आइडिया है वो ये है कि सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ नॉट यूरोप बल्कि ईस्ट रहा है, यानी मशरिक़ है। और यानी ये किताब जो है ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री के अमूमी तौर पे यूरोसेंट्रिक समझा जाता है, ये द सिल्क रोड जो है ये बिल्कुल एक और कॉन्टेक्स्ट में बात करती है। तो ये जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट यानी ये जो हज़ारों किलोमीटर की फैली हुई शाहराएँ हैं, इसमें सिर्फ ट्रेड नहीं हो रही थी बल्कि आइडियाज़ जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे थे। रिलीजन, कल्चर, पावर, ये तमाम चीज़ें जो थी ये भी सिल्क रूट का हिस्सा थी। और इस सिल्क रूट में क्या था? इस सिल्क रूट में पर्शिया था, चाइना था, इंडिया था, अरेबिया था,
और यूरोप था। लेकिन यूरोप एक पेरिफेरी के तौर पे एक बिल्कुल आखिर पे आने वाला एक खित्ता जो कि अंडर डेवलप था बहुत अरसे से तक। और इस दौरान जबकि ये जो सिल्क रूट है, ये जो ट्रेड रूट्स थे, और स्पेशली ये जिन एम्पायर्स का मैं नाम ले रहा हूँ, मंगोलियन है, ऑटोमन है, ये जितने भी एम्पायर्स हैं, इनका जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये पूरा जो खित्ता था, ये जो पूरे रूट्स हैं, इनकी तारीख जो है वो 1500 ईयर्स है, 1500 साल की तारीख है। तो हम ये देखते हैं कि इंसानी तारीख का एक जो तवील दौर है, उसमें जो पावर है वो टोटल यानी सेंट्रल एशिया है और पर्शिया है और जो मिडल ईस्ट है, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल पावर और वेल्थ और दौलत और उसका मरकज़ था और बहुत तवील अरसे तक था। फिर हम देखते हैं कि द सिल्क रोड की अहमियत जो है वो बतदरीज जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई, क्योंकि दूसरी तरफ बहरी जहाज़ और बहरी रास्ते दरियाफ्त होने शुरू हुए, साइंस का इनकलाब आ गया और कदरे पस मंज़र में चलता हमें दिखाई देता है सिल्क रोड। लेकिन अब दोबारा से जब हम देखते हैं कि यही खित्ता जो कि सदियों तक, जिसका मैं बता रहा हूँ कि सिल्क रोड जो है उसकी तारीख कम से कम 1500 ईयर्स है, सदियों तक ये हमेशा मरकज़ रहा है ग्लोबल वेल्थ, पूरी दुनिया की दौलत का भी, ताकत का भी, सियासत का भी। तो दोबारा हम इस किताब के पस मंज़र में जब देखते हैं तो हमें लगता है कि वही खित्ता दोबारा उसी तरह अहमियत इख्तियार करने जा रहा है, क्योंकि जितनी भी वन बेल्ट वन रोड और जितना भी सी पैक और वो तमाम चीज़ें जो हैं, उसको दोबारा से जो पुराना रूज था द सिल्क रोड का, उसी को उजागर करने की कोशिश की है। लेकिन अब वही रीजन जो है वो ग्लोबल पावर के वाले से जो मरकज़ियत जिसको हासिल थी वो दोबारा से अहमियत इख्तियार करता हुआ दिखाई देता है। और स्पेशली सी पैक के तनाजुर में देखिए, वन बेल्ट वन रोड के तनाजुर में देखिए, ये वही सिल्क रूट, वही शाहराहें हैं और वो दोबारा से बन रही हैं और दोबारा से उसी खित्ते के अंदर दोबारा एक कश्मकश भी शुरू हो गई है। सो द सिल्क रोड किताब जो है उसमें फ्रैंकोपैन जो हैं वो चैलेंज कर रहे हैं उस ट्रेडिशनल यूरो सेंट्रिक व्यू को। तो ये तो हमारी हिस्ट्री के हवाले से एक चैलेंज हमारे सामने आता है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो तमाम दुनिया की हिस्ट्री जो है वो यूरो सेंट्रिक थी या यूरोप ही थी। और इंसानी तारीख जब भी हमारे जहन में बताई जाती है तो ऐसे बताया जाता है जैसे यूरोप ही है वो, अदर देन यूरोप जो है वो कोई कहीं को तारीख उस तरह एग्जिस्ट नहीं करती। फ्रैंकोपैन की किताब जो है वो एक तरफ तो हमें ये चैलेंज करती हुई दिखाई देती है कि जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है यूरोसेंट्रिक, और इसके वजह से ठीक है तारीख की जो दुरुस्तगी है और तसीह है वो बहुत ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये इशारे भी दे रही है कि वो जो पास्ट यानी गालिब जो तारीख का हिस्सा है, जिस खित्ते को अहमियत हासिल थी उसी खित्ते को दोबारा अब अहमियत हासिल होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि ये नहीं है कि वो कोई बहुत मफूकुल फिक्र किस्म का कोई आइडिया है कि उसी खित्ते को अहमियत हासिल होनी है, बल्कि किसी भी खित्ते को अहमियत क्यों हासिल होती है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और वो तमाम फैक्टर्स क्योंकि इस खित्ते में हैं तो इसी वजह से इसको दोबारा से गालिब आ सकता है। और स्पेशली ये जो सी पैक और ये जो वन बेल्ट वन रोड और ये तमाम चीज़ें जो हम देख रहे हैं, उसके बाद शायद इस खित्ते को दोबारा वही मरकज़ियत हासिल हो जो सिल्क रोड में 1500 साल तारीख में रही है। इस किताब को पढ़िए, इस किताब में बहुत सारी और भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की और ख़ूबसूरत चीज़ें, मालूमात और आइडियाज़ आपको मिलेंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने जाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ चौंका देने वाली है बल्कि हमारे सेहत के निज़ाम पर संगीन सवालात भी उठाती है। ये कहानी है चंद मासूम बच्चों की जिनकी ज़िंदगियां एक ऐसे मर्ज़ से मुतासर हुई जिसका ताल्लुक लापरवाही और गैर महफूज तिब्बी तरीक़ों से जोड़ा जा रहा है। हाल ही में सामने आने वाली एक तहकीकाती डॉक्यूमेंट्री में पंजाब के शहर तोंसा के एक सरकारी अस्पताल में ऐसे ख़तरनाक तिब्बी तरीक़ों की निशानदेही की गई है जो मरीज़ों को ख़ास तौर पर बच्चों के लिए शदीद ख़तरात का बायस बन सकते हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस्तेमाल शुदा सिरिंजों का दोबारा इस्तेमाल, सफाई के असूलों की खिलाफ वर्जी और इन्फेक्शन कंट्रोल में संगीन खामियां एक बड़े बहरान को जन्म दे रही हैं। और ये सिर्फ आदात शुमार की बात नहीं है, ये कहानियाँ हैं मोहम्मद अमीन जैसे बच्चों की जो कम उम्र में ही इस बीमारी का शिकार हो गए हैं और आसमा जैसी बच्चियों की जो आज भी उसके साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में खुफिया तौर पर बनाई गई फुटेजेस और माहिरीन के आरा के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे मामूली सी गफलत इंसानी जिंदगियों पर गहरे असरात छोड़ सकती है। साथ ही हुकूमती मौक़िफ़, अस्पताल इंतजामिया की वजाहतें और मुतबादिल वजूहात भी ज़ेर बहस लाई गई हैं ताकि तस्वीर का हर पहलू नाज़रीन के सामने आ सके। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गज़ल अब्बासी जिन्होंने इस स्टोरी को कवर किया है। उन्हीं से जानते हैं कि असल हक़ाइक़ बेसिकली है क्या। अस्सलाम वालेकुम गज़ल, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
गज़ल, सबसे पहले तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है, हमें ये बताएं कि इस सारी चीज़ को फिल्माने का या डॉक्यूमेंट करने का आपको ख्याल कैसे आया? क्या कोई ऐसा इंसिडेंट आपने देखा पहले और उसके बाद आपने सोचा कि इस चीज़ को कवर किया जाना चाहिए और इस स्टोरी को हाईलाइट किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल। तो जब ये पहली दफ़ा मीडिया में आया था मार्च में 2025 में, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे वालिदैन थे जिन्होंने एहतजाज किया था, बहुत सारे डॉक्टर्स थे जिन्होंने हुकूमत से बात की थी कि ये क्यों हो रहा है, बच्चों में HIV की वबा क्यों फैल रही है। तो ये मीडिया में आ चुकी है बात। तो फिर एक अंदरूनी ज़राए ने हमें बताया कि जो हुकूमत ने कहा था वो एक्शन लेंगे, उस टाइम पे मार्च 2025 में वो एक्शन नहीं ली जा रही थी, और जो गफलत हो रही थी अस्पताल में उस टाइम पे वो अभी तक जारी थी। तो फिर जब हमें ये पता चला तो फिर हमने खुफिया तौर पे फिल्मिंग की, और हमें पता चला कि वहाँ पे गैर तरबियत याफ्ता रज़ाकार भी काम कर रहे हैं, और वो एक ही वायल में बार बार एक सिरिंज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो एक सिरिंज लेते हैं, बच्चे को दवा लगाते हैं, और फिर वही सिरिंज वापस वायल में डाल देते हैं। उससे वो जो वायल है वो पूरे तौर पे कंटामिनेट हो सकती है। हमने ये जो फुटेज है बहुत सारे माहिरीन को दिखाई, और फिर उनका कहना है कि ये इस प्रैक्टिस से जो वायल है वो कंटामिनेट हो सकती है। कोई भी ब्लड बॉर्न जो वायरस है इस तरीके से स्प्रेड हो सकता है। राइट। तो सिरिंज का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा था? बाज़ केसेस में तो अगर आप उसकी नीडल को बदल दें तो फिर वो इन्फेक्शन, उसकी तरसील जो है उसमें काफ़ी खासा जो है उसका एहतमाल कम हो जाता है। तो नीडल तब्दील हो रही थी या नीडल भी तब्दील नहीं हो रही थी? हमने 10 इंस्टेंसेस रिकॉर्ड किए हैं जहाँ, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया है कि मल्टी डोज वायल जो है वो पेन किलर का यूजली होता था मेडिसिन। उस लैंग्वेज में वो परवास कहते हैं, प्रोवेज या पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन। तो वो जो इन्फ्यूजन होता है उसकी बड़ी बोतल होती है। तो आपका सवाल जो सिरिंज की बॉडी का है, अगर नीडल बदली भी जाए तो फिर सिरिंज की बॉडी में जो है अगर आप 2 दफ़ा इस्तेमाल करें तो फिर जो जरासीम हैं कैनियला के ज़रिए चाहे वो इंजेक्शन दिया जाए वो रहते हैं। तो हमने रिकॉर्ड किया कि बाज़ दफ़ा नीडल बदली जाती थी, कुछ केसेस में नहीं बदली जाती थी। हमने 2 महीने रिकॉर्ड की है खुफिया फुटेज, और उस 2 महीनों में 10 दफ़ा हमने रिकॉर्ड किया है कि एक ही सिरिंज इस्तेमाल की गई 2 दफ़ा एक ही वायल में। और उसमें से 4 दफ़ा हमने ये देखा कि वही जो मल्टी डोज वायल थी वो किसी और बच्चे पे फिर यूज़ हुई। ओके। अच्छा गज़ल, इस सारी चीज़ की क्या वजह लगती है आपको? ये तो ऐसा होता है कि या तो शॉर्टेज हो, सामान की शॉर्टेज हो, उसकी वजह से ये तरीका किया जाए, या फिर इसका कोई और एजेंडा है? क्या सिर्फ इसी मकसद के तहत ये किया जा रहा है ताकि इस तरह से चंद जो बीमारियां इस टाइप की उन्हें फैलाया जाए? और दूसरा ये कि क्या ये मामला आपने एक अस्पताल तक ही महदूद पाया या फिर पूरा का पूरा ये एक वसी हम कह लें कि निज़ामी मसला? और अगर हम मॉडर्न सिरिंज जिसकी बात करें वो तो लॉक हो जाती है, दोबारा वो रीयूजेबल रहती नहीं है, ये क्या पुराना सामान यहाँ पड़ा हुआ है? क्या मसला बेसिक फिगर आउट आप क्या कर सकी अभी तक की अपनी इस रिसर्च में? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि 2019 में रेट्रोथेरो में जो आउटब्रेक हुई थी उसके बाद लेजिस्लेशन पास हुई है पाकिस्तान में कि ऑटोलॉक सिरिंजेस ही इस्तेमाल होनी चाहिए। ऑटोलॉक सिरिंजेस ऐसी होती हैं कि वो एक बार के बाद फिर इस्तेमाल नहीं हो सकती। लेकिन जब मैंने ये फुटेज उस अस्पताल के MS को दिखाई तो उन्होंने इमीडिएटली कहा कि आपकी फुटेज में 10 cc सिरिंजेस इस्तेमाल हो रही हैं, ये यहाँ हो ही नहीं सकता। और उन्होंने खुद पॉइंट आउट किया कि फुटेज में वो वाली सिरिंजेस इस्तेमाल हो रही हैं जो एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल हो सकती हैं। हमने अपने फुटेज में ये देखा, और नर्सेज ने बातचीत ऐसी की हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के साथ जिससे ये ज़ाहिर होता है कि बार बार अस्पताल में परवास की या जो पेन किलर वाली मेडिसिन होती है उसकी शॉर्टेज थी। पाँच दफ़ा ये भी इंस्टेंसेस हमने देखे कि वालिदैन आते हैं और उन्हें कहा जाता है कि हमारे पास परवाज़ नहीं है, आप जाके बाज़ार से ख़ुद लाएं। तो फिर इससे ये ज़ाहिर होता है कि हुकूमत कह रही है कि शॉर्टेज नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे, मेडिकल बॉस कह रहे हैं कि शॉर्टेज नहीं है, लेकिन जो हमने खुफिया फिल्मिंग की है उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि शॉर्टेज है। और ना सिर्फ मेडिसिन की शॉर्टेज है, दवाई की शॉर्टेज है, लेकिन स्टाफ की भी शॉर्टेज है। तो फिर नर्सेज जो होती हैं वो अपना बर्डन वर्कलोड कम करने के लिए
जो रज़ाकार होते हैं, जो क्वालिफाइड नहीं होते, जिनके पास डिप्लोमा नहीं होता, उन पे रिलाई करती हैं। तो गज़ल, ये तो वाकई एक संगीन खिलाफ वर्जी है और इस पर तो डेफिनेटली एक्शन लिया जाना चाहिए था। जिस तरह आप कह रही हैं कि मार्च 2025 में ये बात हुई थी और एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था। गवर्नमेंट इस वक्त खासी एक्टिव नज़र आती है हमें इस तरह के मामलात में, तो यानी कि ये सारा मामला अंडर कवर ही चल रहा है और अगर शॉर्टेज है तो उसको हाईलाइट क्यों नहीं किया जा रहा ताकि उस कमी को पूरा किया जाए? बिल्कुल, क्योंकि शॉर्टेज एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर आप एड्रेस करें तो वो सही हो सकती है, लेकिन जब हमने अपनी जो हमने सबूत हासिल किया है वो गवर्नमेंट को, हुकूमत को हमने बताया कि हमने ये देखा है कि ये हो रहा है, उन्होंने कहा कि आप ये प्रूव नहीं कर सकते हैं कि जो हॉस्पिटल है वो आउटब्रेक का ज़रिया है, कि वो आउटब्रेक का सोर्स है, और वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि कोई शॉर्टेज है। ना हुकूमत ने ये कहा, ना जब हमने ये मेडिकल बॉस को प्रेजेंट किया उन्होंने भी इससे इनकार कर दिया और तस्लीम नहीं किया कि कोई भी किस्म का शॉर्टेज है। और जो नर्सिंग स्टाफ है, ये भी हमने देखा कि एक होती है लापरवाही कि उन्हें बिल्कुल ही केयर नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो इतना सीरियस है और बच्चों की ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट होगा इसका। लेकिन नर्स ख़ुद कहती हैं कि हमें ये वाली वाइल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है ये किसी HIV से मुतासिर बच्चे की यूज़ हुई भी हो। तो एक ये रिकग्निशन भी है नर्सिंग स्टाफ के अंदर कि ये गलत है, और जहाँ वो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ ये इंजेक्शंस दे रहे हैं, वहाँ पे साइंस लगे हुए हैं ऊपर कि सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस क्या होती है, 7 स्टेप्स टू सेफ इंजेक्शन। वेरी अनफॉर्चुनेट। उसके नीचे ये हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, नहीं है गज़ल, थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग आउट। मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए इस बात पर, क्योंकि ये निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है और सरकारी अस्पतालों में खासकर ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे भी इंश्योर किया जाए और अमले को थोड़ा सा इस हवाले से इल्म हो कि वो इस तरह की सिरिंजेस का बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इस पर काबू पाया जा सकता है। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। आगाज़ में टॉप ऑफ द आवर हम शामिल करते हैं अपना सेगमेंट मेरा पाकिस्तान और देखते हैं कि उफेरा फैज़ आज हमें क्या बता रही हैं। लाहौर एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर दीवार और हर रंग एक कहानी सुनाता है, और इन्हीं कहानियों को जिंदा रखने के लिए कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो सिर्फ फन नहीं सिखाते बल्कि तहजीब को आगे बढ़ाते हैं। आज हम मौजूद हैं नक्श स्कूल ऑफ आर्ट्स में, जहां 25 साल का सफर मुकम्मल हो रहा है। ये सफर था हुनर का, तख्लीक का और सकाफत को आगे बढ़ाने का। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि 25 साल पहले शुरू होने वाला ये सफर आज कहां तक पहुंचा। इस वक्त हमारे साथ सैयद बाबर अली साहब मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि 25 साल का ये जो सफ़र था ये कैसा था। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 25 साल का ये जो सफ़र है ये सिर्फ वक्त का सफ़र नहीं है, ये रिवायात को ज़िंदा रखने का सफ़र है, ये हुनर को आगे बढ़ाने का सफ़र है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि 25 साल पहले किस विजन के तहत नक्श स्कूल ऑफ आर्ट्स को आपने स्टार्ट किया और आज आप क्या देखते हैं, क्या ये विजन जो है वो पूरा हो रहा है? इसका जो सेहरा है वो मेरे साथी थे पैकेजेस में, ख़ास तौर पे महमूद रूमी साहब जो कि NCA से जिन्होंने ग्रेजुएट किया था, उन्होंने कहा था कि इस जगह को, अगर इस इमारत को, इस जगह को ज़िंदा रखना है तो इसमें एक ऐसा इदारा करें जो कि जहाँ आम बच्चे जो नेशनल कॉलेज में नहीं जा सकते वो यहाँ सीखें, वो हुनर सीखें उनकी वजह से। और उन्होंने ख़ुद रिटायरमेंट के बाद 5 साल पहले यहाँ लगाए, उस जगह की जो बुनियाद है उन्होंने रखी। तो यहाँ से कई दर्जनों लड़के और लड़कियाँ सीख के और उन्होंने अपने इदारे शुरू किए, अपना काम शुरू किया, लोगों को अपना ख़ानदान बनाया। और यही वजह थी कि ये
यहाँ उन लोगों को मौका दिया जाए जिनकी कोई क्वालिफिकेशन पहले नहीं है। और एक बच्ची यहाँ आई थी जो कि कानों से बहरी थी और वो फिर मिनिस्टर आर्ट में सबसे आगे इस वक्त वो अपने ख़ानदान की वाहद कमाने वाली है। तो ये कोशिश यही है कि जिन लोगों को मौका मुयसर नहीं हुआ उनको हम मौका दें ताकि वो अपने जो उनके अंदर हुनर है वो बाहर आए और उससे वो फ़ायदा उठाएं और लोगों को उससे लोगों को खुश करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मैडम अफरोज़ा सरमद, प्रिंसिपल हैं नक्श स्कूल ऑफ आर्ट की। इनसे आज हम जानेंगे कि 25 साल का ये जो सफ़र है ये कैसा था। मैडम अस्सलाम वालेकुम। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 25 साल का ये जो सफ़र है एक बड़ा तवील अरसा है, इस सफ़र में इस इदारे ने क्या कुछ देखा है? जी माशाल्लाह, जिस वक्त मैंने इसको ज्वाइन किया था तो उस वक्त रूमी साहब जा चुके थे, उस वक्त स्टूडेंट्स भी कम हो गए हुए थे। माशाल्लाह सोशल मीडिया का भी ज़माना है तो हम लोगों ने थोड़ा बड़ी मेहनत की। हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हमारे पास थे जो हमारे ही टीचर हैं। हमारा ये हम कोशिश करते हैं कि हमारे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे टीचर हों। तो वही उन्होंने भी मेहनत की क्योंकि जो रूमी साहब ने उनको सिखाया था वो उन्होंने आगे दिया और माशाल्लाह हम बड़ी स्लोली मगर हम एक कोशिश करके 25 साल तक पहुंच ही गए, जिसमें से तकरीबन 13-14 साल जो हैं वो मैं हूँ यहाँ पे। मैडम, कोई भी इदारा जब शुरू किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई विज़न ज़रूर होता है। इस इदारे को शुरू करने के पीछे क्या विज़न था? तो विज़न ये जब स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको एडमिशन नहीं मिलता था मैट्रिक के बाद। आपने देखा होगा माशरा इस किस्म का है कि जो फारग बैठा हो वो या तो नशे में लग जाता है या किसी गलत हरकतों में लग जाते हैं। उनके लिए ये स्कूल बना था कि थोड़ी फ़ीस थी, बिल्कुल थी ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों को तो फ्री था। और उस वक्त जब पहले शुरू किया गया था तो मटीरियल भी प्रोवाइड किया जाता था। उस वक्त के बच्चे थोड़े कह सकते हैं कि ज़्यादा शौकीन थे क्योंकि उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो वो हर चीज़ सीखने की कोशिश करते थे। तो माशाल्लाह वो हम उस मकसद में कामयाब हुए। यहाँ के बहुत से ऐसे बच्चे जो घरों में नकारा थे यहाँ आके वो बहुत हीरा बन गए और उन्होंने अपने घर को सपोर्ट किया। जो सोच नहीं सकते थे कि जी हम कुछ कर सकेंगे, उन बच्चों ने अपने घरों को सपोर्ट किया। मैडम, अगर हम बात करें नक्श स्कूल ऑफ आर्ट के एलुमनाइज की तो मार्केट में कहाँ नक्श स्कूल ऑफ आर्ट के जो हीरे हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कोई भी आर्ट वर्क कहीं भी आप बड़ा वाला आर्ट वर्क देखेंगे ना तो वो हमारे स्टूडेंट ने किया होगा। हमारे पास बहुत बड़े बड़े इदारे हमें फ़ोन करते हैं कि जी आप प्लीज़ हमें स्टूडेंट भेजिए, मतलब अपने जो पास आउट्स हैं भेजिए, हमने उनको जॉब देनी है। और ऐसा अक्सर हुआ है कि किसी बड़े इदारे से डिग्री होल्डर को जॉब नहीं मिली और हमारे स्टूडेंट डिप्लोमा होल्डर को जॉब मिली है। ये सबूत है हमारे पास। हमारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देते हैं बड़े यूनिवर्सिटीज़ कि जो स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट काम कर सकता है ना, वो डिग्री होल्डर नहीं कर सकता। मैडम, इसकी क्या वजह है बेसिकली जो अभी आप बात कर रही हैं? क्योंकि अगर हम मार्केट में देखें तो MCA अपने डिग्री की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से जाना जाता है। उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी है, BNU है और भी बहुत से दीगर इदारे हैं। लेकिन प्रोफेशनल फील्ड में नक्श स्कूल ऑफ आर्ट को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है? हमारा ना एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। जो मैंने देखा या समझा, क्योंकि मैं खुद पढ़ी हूँ, इसी फाइन आर्ट्स पढ़ी थी और मेरे पास BA में FA में ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनका मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और मुझे वो रखने पड़े। उसके लिए मैंने यहाँ आके बहुत कोशिश की है। मैंने जिस तरह एक कॉमर्स ग्रुप है, जैसे साइंस ग्रुप होता है या इस तरह के बहुत से ग्रुप्स हैं, इस तरह फाइन आर्ट्स ग्रुप क्यों नहीं है? उसके लिए करिकुलम तैयार किया गया, सब कुछ किया गया, हायर एजुकेशन के पास, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के पास, सब ने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया कि जी कर देते हैं, पर अभी तक वो हुआ नहीं। उसकी वजह यही है, हम डिग्री के लिए बच्चों को थ्योरी पढ़ाते हैं जिसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, आप उनको बेसिक बताइए, थोड़ा सा ड्राइंग के प्रिंसिपल्स बताइए, डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स बताइए, पर ये है कि हम उनको आर्टिस्ट पढ़ा के मार देते हैं, वही थ्योरी आ रही है, वो बेचारे ना कुछ कर सकते हैं, वो पढ़ते ही रहते हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। पहले यहाँ थ्योरी थी पर अब हम उतना थ्योरी नहीं कराते, बच्चे भाग जाते हैं।
मैडम अगर कोई यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा और एज ग्रुप जो है वो क्या है? यहाँ जो डिप्लोमा है उसके लिए हमने एज ग्रुप रखा हुआ है और वो 3 साल का डिप्लोमा है, उसमें आप 25 साल तक एडमिशन ले सकते हैं। हम थोड़ी सी वो दे देते हैं, आप मतलब अगर 26 का हो रहा है या चले, और मैट्रिक होना चाहिए, अगर मैट्रिक में उसकी कम पार्ट है तब भी चलता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमने उस बच्चे को अभी नहीं संभाला तो वो समझे ज़ाया हो जाए, इतने से कि उसके 10 नंबर कम है किसी चीज़ के और वो फेल हो गया, ठीक है ना, ऐसा ही होता है अमूमन, और वो बच्चा फिर कभी खड़ा नहीं हो सकता अपने पास। तो हम माशाल्लाह उसी बच्चे को ऐसा कारआमद बनाते हैं कि वो कमाता है। अगले आने वाले टाइम में आप इस इदारे को कहाँ देखना चाहती हैं? नहीं जी, इंशाल्लाह हम स्लो पेस पे कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अबीरा मुझे ये बताओ, आपका यहाँ पर जो काम डिस्प्ले किया गया है इसका टॉपिक क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है? इसका टॉपिक है अरोमा ऑफ द एनवायरनमेंट। अरोमा का मतलब होता है स्मेल, एक या तो पत्तों की खुशबू या दरख्तों की या फूलों वगैरह की। और आहिस्ता आहिस्ता से हमारे इन्वायरमेंट में ना डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, दरख्त काटे जा रहे हैं, सारी चीज़ें काटी जा रही हैं। तो उसको मैंने अपने जहन में रखते हुए ना ये सारा कुछ प्रेजेंट किया। और इसमें जो मैंने अपनी पेंटिंग को ब्लैक थीम रखी है, वो ब्लैक ना डिफॉरेस्टेशन को शो करवा रही है। ब्लू कलर के फूल जो है मैं वो सुकून को प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो इसमें येलो कलर के फूल हैं वो मैंने सूरज की रोशनी को प्रेजेंट किया। अच्छा, यानी बेसिकली आपकी पेंटिंग का जो पर्पस है वो ये है कि आप लोगों को नेचर से कनेक्ट करना चाहते हो। थैंक यू सो मच। अगर मैं बात करूं आपके आर्ट वर्क की और आपसे कहूं कि आप इसको लफ्ज़ों में कैसे बयान करोगे तो क्या कहोगे? मैम जैसे कि बेसिकली ये मॉस्क है, ये वाटर कलर में बनी है इस शीट के ऊपर। तो मेरा जो टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ पीस, कि सुकून की अलग अलग चीज़ें कहाँ पे हम तलाश कर सकते हैं। ठीक है। तो मस्जिद एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें स्पिरिचुअल पीस मिलता है, इस वजह से मैंने ये ड्रॉ किया। तो ये बताओ कि आप नक्श स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट हो। Yes. यहाँ आने के बाद खुद को कितना मजीद आपने देखा है कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है? मैम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम इधर आया था ना, आज से 3 साल पहले, तो काइंड ऑफ मुझे एप्पल बनाना भी नहीं आता था। अच्छा। तो अब माशाल्लाह मेरी स्किल आपके सामने। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा बिलाल। फातिमा, मुझे ये बताओ कि आप जो है वो आर्ट शौक की वजह से कर रही हो या कोई पैशन है? मेरा शौक है आर्ट, मैं अपने शौक की वजह से कर रही हूँ। कितना मुझे शौक बचपन है से ही आर्ट पीस बनाने का शौक है, ड्राइंग करने का। तो वो एक चीज़ मेरे अंदर थी, तो मैंने इस इंस्टीट्यूट में आकर तो फिर ये किया, मज़ीद पॉलिश किया खुद को। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर डिफरेंट मुझे मीडियम्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ जी। पर रेजिन भी है जी। इसके अलावा डिफरेंट मीडियम्स हैं, तो आप हर मीडियम में काम कर रहे हाँ हैं? जी, मैं हर मीडियम में ओशन को पेंट करना चाहती थी। वाटर कलर में भी, ये एक्रेलिक में है, रेजिन में भी किया मैंने, ऑयल में भी किया, और मोल्ड पेस्ट से भी ओशन की वेव्स बनाई थी मैंने। उसको मिनिएचर में भी किया था, क्योंकि मिनिएचर में ज़्यादातर ट्रेडिशनल आर्ट आती थी, मतलब कि मुग़ल ज़माने के इस तरह। तो मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा अलग करूँ, तो मैंने फिर उसको मिनिएचर में फिर ज़रा मॉडर्न कन्वर्ट कर दिया, उसको मिक्स कर दिया था, जिसमें मैंने फिर लाइंस में ओशन को पेंट किया। बीच में मैंने जैपनीज़ फ़िश भी बना ली थी, और फिर इस तरह मैंने करने की, मतलब मैं बिल्कुल अलग करना चाहती थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नक्श स्कूल ऑफ आर्ट ने इस बात को साबित किया है कि अगर जज्बा हो तो फन कभी नहीं मरता। ऐसे इदारे ही हमारी सकाफत की असल पहचान है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। आप जानते हैं कि आज जदीद दौर में मेडिकल साइंस तेज़ी से तरक्की कर रही है, और इन्हीं तरक्कियों में एक इनकलाबी शोबा है रीजनरेटिव मेडिसिन का, जिस पर हमने बात करनी है, जो इंसानी जिस्म की कुदरती सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए ख़राब या मुतासर टिश्यूज़ को दोबारा बनाने में मदद देता है। इसी टेक्नोलॉजी का एक अहम पहलू है खून और बोन मैरो से सैंपल लेना, जिसके ज़रिए कीमती स्टेम सेल्स जो हैं उन्हें हासिल किया जाता है। ये स्टेम सेल्स जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को रिपेयर करने में और नए खुलियात बनाने की जो सलाहियत है उन्हें रखते हैं, और प्लास्टिक सर्जरी में ख़ास तौर पर रिकन्स्ट्रक्शन और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में इन स्टेम सेल्स का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा है। इस जदीद तरीका इलाज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अफजाल बशीर बाजवा साहब, जो कि कंसल्टेंट भी हैं, प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव एंड बर्न सर्जन हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी।
सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चूज़ किया वो भी बहुत यूनिक है। सर हम उसी की तरफ आते हैं। बेसिकली हमारे नाजरीन को भी ये जानना है, रीजनरेटिव मेडिसिन है क्या, और रिवायती जो प्लास्टिक सर्जरी है उससे किस तरह से मुख्तलिफ है? वेरी गुड। एक्चुअली ये इसका जवाब इसके लफ्ज़ के अंदर ही है। अगर हम कहें जनरेट करना, किसी चीज़ को क्रिएट करना, जनरेट करना, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दिया हुआ है। तो रीजनरेट कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट आया, कोई प्रॉब्लम आई, तो उसको हमने रीजनरेट करना है, उसको दोबारा से बनाने की कोशिश करनी है। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, माँ के पेट में होता है, तो वो एक सेल से शुरू होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जो ज़ाइगोट जिसको हम कहते हैं। उसके बाद उसकी डिवीजन होती है, छोटे छोटे फिर उसके सेल्स आगे बनते जाते हैं, और वो फिर अपने ऑर्गेनोजेनेसिस और हड्डी, बोन, ब्रेन, वो सारी चीज़ें डिफरेंट तरह से बनती हैं। उसी वक्त जब उसकी फार्मेशन हो रही होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर कुछ सेल उसी तरह से वो होल्ड ऑन कर लिए जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो कुछ भी बना सकते हैं। अब वो होल्ड ऑन सेल जो हैं उनको हम स्टेम सेल कहते हैं। और वो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ में पड़े हुए हैं, जिस तरह आपने कहा ब्लड के अंदर, जिस तरह आपने कहा बोन मैरो के अंदर, इसी तरह फैट के अंदर भी हैं। तो ये सेल अंदर पड़े रहते हैं। जब कहीं भी हमारा कोई डिफेक्ट होता है, कोई चोट लगती है, कोई ज़ख्म होता है, कोई हड्डी फ्रैक्चर होती है, तो ये सेल मोबिलाइज़ करते हैं, वहाँ पे जाके उसकी रिपेयर को स्टार्ट करते हैं और उसको रीजनरेट करते हैं। अब जो रीजनरेटिव मेडिसिन है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें हमने इस कॉन्सेप्ट को, इस फैक्ट को ढूंढ लिया अल्लाह के हुक्म से। उसने कहा और कुन, और हमारे पास वो चीज़ें इल्म आ गया। अब उसमें जब हमें ये आइडिया हो गया कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो रिपेयर के लिए हैं, तो हम उनको अब डेलिबरेटली अलहदा से निकाल के सेपरेट कर लेते हैं और उसको फिर वहाँ रखते हैं जहाँ उनका इफ़ेक्ट चाहिए। नॉर्मली दे आर स्लीपिंग सेल्स, वो कोई रोल उस तरह प्ले नहीं कर रहे थे। जब कोई डैमेज होता है तो फिर ये जाग जाते हैं, डिवाइड होते हैं, एक्टिव होते हैं और फिर अपना रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल ठीक। अब जैसे एस्थेटिक्स की बात आपने की, तो एस्थेटिक्स में जब हमारी जैसे एजिंग हो रही है, फेस की है, या बाल गिर रहे हैं, या कोई इस तरह के काम हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? क्या ये सेल जागेंगे? नो, क्योंकि एजिंग इज़ अ वेरी स्लो फिनोमेना। और ये सेल उस वक्त जागते हैं जब एकदम से कोई बिग चेंज आती है। अब एजिंग चूँकि लगातार आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, तो ये सेल दे आर स्लीपिंग। अब हम क्या करते हैं? हम इनको निकालने की सलाहियत रखते हैं। हम फैट ले लेते हैं, फैट के अंदर ढेर सारे स्टेम सेल्स हैं। बोन मैरो ले लेते हैं, उसके अंदर स्टेम सेल्स हैं। ब्लड के अंदर बहुत सारे केमिकल भी हैं, सिर्फ सेल्स ही नहीं है। जैसे एक ख़ास किस्म के सेल्स हैं प्लेटलेट, उनके अंदर एक केमिकल होता है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, PDGF कहते हैं उसको। ये है ही ग्रोथ फैक्टर, अब नाम से समझ आ रही है। अब इसको हम निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, हम वहाँ रखते हैं जहाँ हमें चेंज प्रोड्यूस करनी है, एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द चेंज। ज़बरदस्त। दिस इज रीजनरेटिव मेडिसिन। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। आपको हम भी सुन रहे थे तो मैं हो गए थे। डॉक्टर साहब, इसमें जब हम प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं कि रुझान बढ़ता चला जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में हमें इसका रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से इसको जोड़ना, ये कब का फिनोमेना है? कब इंट्रोड्यूस हुआ प्लास्टिक सर्जरी में रीजनरेटिव मेडिसिन? एक्चुअली रीजनरेटिव मेडिसिन का कॉन्सेप्ट तो सालों से है, और इसमें लोग पहले भी ब्लड से निकाल के स्प्रेस करते रहे हैं, ब्लड से निकाल के कुछ चीज़ें सेपरेट करके जो ज़ख्म ठीक नहीं होते थे उनके ऊपर करते रहे हैं। आपने देखा होगा पुराने वक्तों में, मूवीज़ में भी आपने देखा है, पढ़ा भी होगा कि जब कोई ज़ख्म हो जाता था तो लोग जड़ी बूटियों में से वो निकाल के उसका एक्सट्रैक्ट उसके ऊपर डालते थे, जस्ट टू प्रोमोट हीलिंग। फिर आपने ये भी सुना हुआ है कि जब कोई बंदा, किसी का कोई ज़ख्म होता है तो उसकी डाइट में इम्प्रूवमेंट की जाती है। वो कहते हैं कि जी आप ज़्यादा प्रोटीन लें या गोश्त लें या फलानी चीज़ लें। उसका पर्पज़ क्या होता है? टू प्रमोट हीलिंग। और ये इसी जो सेल्स हैं या प्रोमोटिक, जो हमारा हीलिंग का पोटेंशियल है, उसको प्रमोट करते हैं। तो ये कई सालों से कॉन्सेप्ट चल रहा था। अब आइसोलेशन के लिए, चूंकि सेल्स को निकालने के लिए, जैसा बोन मैरो की आप बात कर रहे थे, अब बोन मैरो तो एक पूरा एक बंच है, उसके अंदर बेशुमार चीज़ें हैं। अब उनको सेपरेट करने की टेक्नोलॉजी चूँकि अब डेवलप हो गई, जिस तरह अब अभी एटॉमिक एनर्जी की और इस तरह की बातें भी चल रही होती हैं, तो एटॉमिक जो यूरेनियम है, ये मुख्तलिफ केमिकल्स और इस तरह के अंदर होती है, उसको सेपरेट करना और प्यूरीफाई करना, दिस इज थिंग। द सेम वे सेंट्रीफ्यूज मशीन्स इतनी मॉडर्न हो गई हैं और हमारे पास एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स इतनी अच्छी हो गई हैं कि अब हम ब्लड लेके या बोन मैरो लेके या फैट लेके उनके अंदर से सेल सेपरेट कर लेते हैं। सो इस सेपरेशन की वजह से एक जिद्दत आ गई, क्योंकि यहाँ हम प्यूरीफाई करने की प्रॉपर्टीज रखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये आप क्लियर करिएगा कि प्लास्टिक सर्जरी में जो रीजनरेटिव टेक्निक्स हैं, ये किन किन केसेस में यूज़ होती हैं, और दूसरा ये कि आपने अभी तक माशाल्लाह कितने ही अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं, ISAPS
से 2 बार आप अवॉर्डेड है। बहुत सारी सर्जरीज आपने की होंगी, कोई ऐसी क्रिटिकल सर्जरी कोई आपको याद हो जिसको आपको लगा हो कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड और पेशेंट या तो फिर कभी बहुत डिले कर देते हैं, बर्न सर्जरीज में अगर मैं बात करूं, या उसे बहुत लाइटर लिया जाता है तो फिर बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर दें, कुछ आपके माइंड में हो तो वो भी हमारे नाज़रीन से शेयर। जी बिल्कुल, एक्चुअली आईसेप्स एक फोरम है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी, ये पूरी दुनिया का है, इसमें सारे मुल्क उसका मेंबर हैं और मैं इसमें पाकिस्तान की तरफ से एज ए नेशनल सेक्रेटरी का भी फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि 2 दफ़े मेरी जो स्टडीज़ थी या जो मेरे प्रोजेक्ट मैंने डिज़ाइन किए हुए थे ये रीजनरेटिव मेडिसिन में, और ये नेट पे अवेलेबल है, आईसेप्स के फोरम पे जाएं या गूगल भी करें तो निकल आते हैं। उसमें मुझे 2 दफ़े वर्ल्ड अवार्ड मिला, एक दफ़े सिंगापुर में, और उसमें मेरा जो स्कार्स या चोट लग जाती है, ज़ख्मों के निशान बनते हैं उनको ठीक करने के लिए, और दूसरी दफ़े जब मुझे मिला वो ग्रीस से था, यूनान में, और मीटिंग इसी आईसेप्स के फोरम से थी और पूरी दुनिया का एक वेन्यू हर दफ़े चेंज होता है ना, तो ग्रीस में मुझे मिला। वो था ये जो हमारी छाइयाँ पड़ती हैं या पिगमेंट्स आ जाते हैं तो उसमें मेलानोसाइट एक सेल है, उसकी एक्टिविटी को मैंने कंट्रोल किया तो उस पर मुझे वर्ल्ड अवार्ड मिला। अब एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी में रीजनरेटिव का कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी में हमारा एरिया बहुत बड़ा है, सर से लेके पाँव तक हर जगह पे प्लास्टिक सर्जन इन्वॉल्व होता है। जैसे सपोज सर है तो इसके ऊपर से अगर गोश्त उतर जाता है, हड्डी नंगी हो जाती है, नॉर्मली ये जो बोन फ्रैक्चर सर के होते हैं, न्यूरोसर्जन हमारे कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, वो देखते हैं, लेकिन अगर ऊपर से गोश्त उतर जाता है या इवन नीचे से हड्डी ख़राब हो जाती है तो किसी और जगह से जिस्म से गोश्त लेके हड्डी लेके उस पर डालना, उस जगह को बनाना प्लास्टिक सर्जरी का काम है। इसी तरह जितने खूबसूरती के इशूज़ हैं वो सारे प्लास्टिक सर्जरी है, जितने बर्थ डिफेक्ट्स हैं वो सारी प्लास्टिक सर्जरी है, फिर ट्रॉमा जितना होता है, कट फट होती है, वो सारी उसमें रिकन्स्ट्रक्ट करना इज़ अ प्लास्टिक सर्जरी। फिर जितने स्किन कैंसर्स हैं उनको निकाल के दोबारा से बनाना विद बेसिकली पीस ऑफ फ्लैश और पीस ऑफ बोन और एनीथिंग। फिर बर्न, जिस तरह आपने बात की, बर्न की हीलिंग हमारे पास 2 दफ़े प्रेजेंट होती है। एक दफ़े जब ज़ख्म हो जाता, खुदा न खास्ता अभी किसी को बर्न हुआ, वो फ़ौरन आएगा तो हम उसकी ज़ख्मों की केयर करेंगे। फिर जब ज़ख्म ठीक हो जाते हैं तो फिर उसके निशान, टेढ़ा मेढ़ापन, वो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो 2 दफ़े। तो ये सारा है। इसमें अब हर जगह पे रीजनरेटिव मेडिसिन के बगैर गुजारा नहीं है। जैसे कोई ज़ख्म है वो ठीक नहीं हो रहा तो अब क्या होगा, नॉर्मली जो हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो या सर्जरी वाले वो देखते हैं, जब लगता है कि नहीं ठीक हो रहा तो फिर अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स वुंड जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं। तो उन कॉम्प्लेक्स वुंड में हीलिंग और रीजनरेशन उसके बगैर गुजारा कोई नहीं है। बिल्कुल सही। फिर इवन देखें अगर हम एस्थेटिक्स की बात करें, बाल गिर रहे हैं तो अब बालों की कौन सी चीज़ है जो अंदर से जाके उसकी जड़ को पकड़ के बैठ जाए कि मैंने गिरने नहीं देना, वो रीजनरेटिव हो सकता है। उसमें जैसे PRP का नाम हमारे नाज़रीन ने बहुत सुना होगा। अब वो एक्चुअली PRP जस्ट अ फ्लूइड जो ब्लड से निकलता है, उसके अंदर एक खास केमिकल है। अब मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया कि PRP से भी अगला प्योरीफाइड वर्जन PRP को निकाल के उसके अंदर प्योर करके उसमें से PDGF निकालना है। PDGF प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, ये प्लेटलेट के अंदर से एक निकलने वाला केमिकल है। अब वो अंदर से जड़ को उस तरह से मजबूत करता है जिस तरह हम किसी पौधे को गोडी करते हैं, उसको खाद डालते हैं, तो इट बिकम स्ट्रॉन्गर इनफ, क्योंकि अदरवाइज रूट से अंदर से पकड़ा तो नहीं जा सकता। इसी तरह स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं तो वो डॉक्टर साहब जो मौजू है वो तो बहुत वसी है, उससे कवर करना इतने मुख्तसर से टाइम में बहुत जो है एक मुश्किल अमर है हमारे लिए भी। हमने ट्राई किया है लेकिन आपकी बातें सुन के बहुत जो है हमारे इल्म में भी इजाफा हुआ। बिल्कुल हुआ, रीजनरेटिव होती है। जो कुछ रह गया वो इंशाल्लाह अगली निशिस्त में हम जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफजाल बाजवा हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से हमने अभी बात की है जदीद मेडिकल साइंस के जो कमालात हैं उन पर। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब बात करते हैं PSL सीजन 11 की, जिसमें सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है और पॉइंट्स टेबल पर टीम्स के दरमियान सख्त किस्म का मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। इवेंट के 22 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि अगले मरहले में हर मैच की अहमियत मजीद बढ़ती जा रही है। आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। ज़ल्मी की जो टीम है वो शानदार फॉर्म में है और अब तक 5 मैचेस में 4 फतुहात और एक बारिश से मुतासरा मैच के बाद मजमूई तौर पर 9 पॉइंट्स के साथ टेबल पर सर फहरिस्त है और नाकाबिले शिकस्त भी दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 मैचेस में फतुहात और 2 फतुहात और 3 शिकस्तों के बाद 4 पॉइंट्स हासिल किए हैं और इन्हें अगले मरहले की दौड़ में बरकरार रहने के लिए ये मैच इंतहाई अहम होगा। इसी पर हमने करनी है बात, हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मोहम्मद उवैस, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अवैस, बाबर आजम तो बहुत खुश हैं, कह रहे हैं कि बड़ा शानदार जा रहा है PSL उनके लिए।
देखिए, उनको एक साइन ऑफ रिलीफ तो जरूर मिला होगा। आपको पता है, एक स्ट्राइक रेट की रत भी हमने लगाई हुई थी। उसके अलावा अगर आप बात करें तो सबसे अच्छा जो पॉजिटिव पॉइंट था वो ये था कि जो पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच हैं, उन्होंने भी कहा था कि हमें वो बाबर आजम चाहिए जो कि एक नेचुरल फ्लो वाला बाबर आजम था। हमें कोई बनावटी बाबर आजम नहीं चाहिए कि हम स्ट्राइक रेट की बात करें, हम बात करें कि जी हमें हाई स्ट्राइक रेट और हमें चेंज ऑफ गेम प्लान हमें चाहिए होगा। तो बाबर आजम का सबसे बड़ा तो जो बस प्लस उन्हें पॉइंट उन्हें इसको ये तो बुरा आपने लगने बताया। लग गया। अब ये वाले सारे क्वेश्चंस, स्ट्राइक रेट वाले जो सवाल है ना, वो बड़े बुरे लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुंह उठाकर नहीं शॉट खेल सकते, अच्छा दिन होगा तो शॉट्स लग जाएंगी। देखिए, डेफिनेटली अगर आप एक ही चीज़ है, क्योंकि वो एक हीट ऑफ द मोमेंट भी होता है, और खास करके जब एक प्लेयर परफॉर्म ना करो, परफॉर्म करे, तब भी ये सवाल उठे तो डेफिनेटली वो फिर एक प्रेशर कुकर अब फटता है। लेकिन जो मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है वो ये है कि बाबर आजम की इस वक्त अगर आप बात करें, खास करके इस दिन जो बैट्समैन के घूम रहे हैं, जिसमें कुसाल मेंडिस हैं, क्योंकि वो एक बड़ा अच्छा, आपको पता है, अग्रेसिव दे रहे हैं स्टार्ट उनको, तो वो अपना गेम प्लान के साथ वो चल सकते हैं। मिडल ऑर्डर की बात करें, इफ्तिखार है, अब्दुल समद ने बड़ी ज़बरदस्त एक इनिंग्स अपना खेली है। ब्रेसवेल की बात करें तो वो अपने गेम प्लान के हिसाब से वो चल सकते हैं। साथ ही साथ उनके पास जो बॉलिंग यूनिट है, क्योंकि जो बैटिंग है उनकी कम से कम 25-30 रन का तो एक क्वेश्चन दे देती है। फिर बॉलर्स बीच में आके आपको पता है बड़ा ज़बरदस्त इंपैक्ट दिखाते हैं। सुफियान की बात करें, नहीद की बात करें, लेकिन बाबर आजम के लिए अब प्रेशर सिचुएशन होगी। ऑलमोस्ट एक क्वालिफाई तो कर चुके हैं प्लेऑफ के लिए, क्योंकि इनका स्क्वाड टूटा है। इनके जो दो मेन बॉलर्स की आप बात करते हैं, खास करके नहीद की बात करें, शरीफुल इस्लाम की बात करें, वो दोनों डिपार्ट कर चुके हैं बांग्लादेश के लिए। अब अगर अब इनका बेंच लाइनअप आप देखते हैं तो बड़ा एक यंग पेस बैटरी के साथ इस वक्त बेंच लाइनअप मौजूद है। एक इनके पास शाहनवाज धानी है जो कि सीजन आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस बॉलर हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें तो इनके पास अंडर 19 के काफ़ी तगड़े फास्ट बॉलर्स हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि वो जो एक प्रेशर सिचुएशन होती है, क्योंकि आपके ऊपर एक वो टैग भी लगा होता है कि आप अनबीटन टीम है, आपने जिस तरीके से प्लेऑफ्स के अंदर जाना है, क्वालिफाई किया हुआ है ऑलमोस्ट प्लेऑफ्स के लिए, तो वो चीज़ें बहुत सी चल रही होती हैं उन गन्स के। आप सही कह रहे हैं अवैस। आधा सीजन गुजर जाने पर आप अगर अनबीटन हैं और फिर उसके बाद अगले सीजन में परफॉर्मेंस पर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन ज़ल्मी की जो इस वक्त सिचुएशन है, इसमें आपको अहम कलीदी किरदार किसका लगता है? आपने कुशाल की बात की, हमने बाबर की बात की, आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा अहम किरदार प्ले कर रहा है? देखिए, ज़्यादा अगर आप बात करें ओवरऑल, मैंने कहा ना, बैट्समैन का एक फ़ायदा ये है कि पेशावर ज़ल्मी के इस वक्त जो बैट्समैन है, इनको 25-30 रन आपको पता है एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 25 से 35 रन, जो कि बॉलर्स के लिए फिर डिफेंड करना भी ज़बरदस्त है। इनको जो एक मेन फैक्टर इस वक्त आपको नज़र आता है वो इनकी बैटिंग यूनिट में कुसाल मेंडिस तो है ही है, बाबर आजम का भी स्कोर करना है, क्योंकि जिस तरीके से फ्लो से स्कोर कर रहे हैं। हारिस कल अच्छा हुआ एक टच में आपको नजर है, क्योंकि पावर प्ले में उनका स्कोर करना बड़ा ज़रूरी था। आप अगर बॉलर्स की बात करें तो मेरे लिए सबसे बड़ा नहीद राना के बाद सुफियान मुकीम है, क्योंकि पिछले मैच के अंदर भी उन्होंने जो 3 खिलाड़ी, जो मेन सीनियर 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसने पूरा का पूरा बैकबोन इनकी तोड़ी है। अभी तक वो टॉप पर हैं बॉलर्स में 13 विकेट लेने के बाद। हाँ, देखिए, अगर यही तो एक होता है ना, कहते हैं ना कि जो एक बड़ा प्लेयर होता है अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देता है। उसने जवाब दिया है। आपने कितने अरसे उसको बाहर रखा है पाकिस्तान टीम से, वो पाकिस्तान शाहीन्स भी खेला, उसने परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, पीएसएल में परफॉर्म किया। दैट स्पीक्स ऑफ वॉल्यूम कि जितनी वो एक्सेसिव क्रिकेट जो होती है ना, आप एक बड़े दिल से, मैं कहता हूँ कि खेलते हो, आप अपने परफॉर्मेंस से जवाब देते हो। उसने जवाब दिया तो डग आउट उनका बड़ा जबरदस्त है। मुझे याद है अजहर भाई मेरे साथ ही मौजूद थे वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में। उन्होंने कहा था कि मैंने कहा इतना पर्स कहाँ लेके जाना है, आपके पास अमाउंट काफी पड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा था कि जिस वक्त टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तब बताएंगे पर्स कहाँ पर हमने किया है, क्या टीम सिलेक्शन किया। तो नजर भी आ रही है। सही। जो अभी जो मेजर क्वेश्चन है वो ये उठ रहा है कि कौन कौन सी टीमें प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने का खतरा है? आपको लग रहा है कि ये बस अब इनका खेल खत्म यहीं पर? वो दिखाई तो दे रहा है हमें, जरा आपसे भी सुनना चाह रहे हैं। देखिए, आखिरी जो मैचेस रह गए इसमें आपको बहुत चीजें वाज़ेह क्लियर होगी। हैदराबाद की जीत से तो टेबल फिर वापस ओपन हो गया हुआ। लाहौर आप देखें वो बिल्कुल नीचे आ चुका हुआ टेबल के। रावलपिंडी ऑलमोस्ट इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप टॉप टीम्स की बात करें तो पेशावर, उसके अलावा मुल्तान तो आपको नजर आता है प्लेऑफ्स खेलते हुए। बाकी टीम्स के ऊपर बड़ा एक जबरदस्त अपना कंपटीशन है। क्वेटा की बात करें, वो जिस तरीके से ऊपर आ रही है, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच उनका पेशावर ज़ल्मी के साथ खेला जाना है। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी फेवरेट जरूर लगती है, लेकिन जिस वक्त अगर आप टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा आपको डिस्टर्ब लाहौर कलंदर का लगता है, क्योंकि उनके प्लेयर्स ज्यादातर वापस जा चुके हैं नेशनल ड्यूटी के लिए। सिकंदर रजा जो उनके मेन प्लेयर है वो सच परफॉर्मेंस दिखा नहीं रहे। उनके पास बेंच लाइनअप बहुत अच्छी मौजूद है। श्रीलंका को उन्होंने रिप्लेसमेंट लिए, लेकिन उनका स्क्वाड थोड़ा डिस्टर्ब लगता है। डिफेंडिंग चैंपियंस भी उन पर ज्यादा प्रेशर होगा उस मोमेंटम को कैरी करना, क्योंकि कल एक अच्छी न्यूज भी थी कि जो प्लेऑफ्स और फाइनल्स उसके लिए क्राउड को लॉक कर दिया जाएगा लाहौर में। तो उनका जो एक होता है ना कि वो लाहौर कलंदर का जो ऑरा है उसको कंटिन्यू करना उनके लिए जरूर प्रेशर सिचुएशन होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ तक आपने सिकंदर रजा की बात की, हमारे बहुत सारे खिलाड़ी इब्तिदा में ही कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गए थे। उसकी वजह से भी शायद आपको लगता है कि तवज्जो पीएसएल से उनकी हट गई?
देखिए अनफॉर्चुनेट सिनेरियो तो हुआ, तो डेफिनेटली पिंडी की बात करें, रावलपिंडी वालों ने स्ट्रगल किया, आपको पता है परफॉर्मेंस से, बॉल से, सिकंदर रजा वाला मामला आपको नजर आ रहा है, फखर जमान वाला मामला, तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज तो थी जिसकी वजह से सारा का सारा स्क्वाड डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन मैंने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी टीम अपना स्क्वाड आखिर तक कैरी करेगी वही टूर्नामेंट जीतती है हमेशा। राइट बिल्कुल ठीक है। और आज के मैच के लिए फिर फेवरेट कौन है आपका, क्विकली ये बताइएगा। अवैस से राब्ता हो गया है। इंतहाई ज़बरदस्त डिस्कशन ज़रूर रही है कि अब हमें दिखाई देना, तो थोड़ी पोजीशन वाज़े हो गई है कि कौन जो है वो प्लेऑफ से वैसे दुआ है लाहौर कलंदर्स को थोड़ी सी बेहतरी की तरफ चली जाए, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल सातवें पोजीशन पे चल रही है। होपफुली, क्योंकि वो ज़रा एक जिस क्रंच से वो गुजरे हैं उसके बाद शायद मैनेज करना भी मुश्किल होता है। अवैस का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हमारी हुई है। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की बात करना भी बहुत लाजिम है। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा इस वक्त वहाँ चल रहे हैं। और अब एक और की बात करते हैं। जब सच और झूठ के दरमियान की लकीर धुंधली हो जाए और हर किरदार एक राज बन जाए, तो समझ जाइए कि कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। और हम बात कर रहे हैं ए दुश्मने जा की। गुज़िश्ता एक साथ में होने वाले इंकशाफात ने नाज़रीन को हैरान कर दिया है। खास तौर पर जब अनम की जिंदगी बचाने वाली लड़की की असल हकीकत सामने आती है, वही लड़की जिसके साथ माजी में नाइंसाफी हुई थी। और ये इंकशाफ कहानी में एक गहरी बेचैनी और एहसास से जुर्म पैदा करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, इंतकाम, ब्लैकमेलिंग, छुपे हुए राज एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, और आने वाले एक साथ में ये जो कश्मकश है वो अपने उरूज पर पहुंचती हुई हमें दिखाई दे रही है। एक ऐसा तसादुम, एक ऐसा टकराव जो सिर्फ किरदारों को नहीं बल्कि जो पूरा खानदान है उसकी बुनियाद को हिलाकर रख सकता है। क्या सच सामने आ पाएगा? कौन सच के साथ खड़ा रहेगा और कौन अपने ही राजों के बोझ तले दब जाएगा? झलके देखते हैं। मेरी अम्मी कहती थी कि खामोशी उन लोगों के लिए बेहतरीन जवाब है जो लोग आपसे चीखना एक्सपेक्ट करते हैं। तुमने ज़ावियार को कन्विंस करना है कि हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करे। आई वांट दैट जेवी डन। व्हाट? मिस सनाया भी अपनी मौजूदगी का एहसास हर जगह छोड़ जाती हैं। अनम है इस खजाने की चाबी। मैं भूल गई थी कि सूरज और सच दोनों को दिन का सामना करना होता है। देखिए ड्रामा सीरियल ए दुश्मने जां आज रात 9 बजे। काफ़ी थ्रिलिंग लग रहा है और आपको देखना चाहिए। यू आर मिसिंग आउट अ वेरी गुड प्रोग्राम। आप उसे ज़रूर देखिए। और अगर आप देखना चाहते हैं तो ए दुश्मने जां हर पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर आपको दिखाई देगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।